अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ना इफ एल्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने उस कंडीशन को पढ़ा था, हमने नेस्टेड इफ को पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में मैंने बात की थी और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम गैप भी आ गए। तो इंशाल्लाह अब से ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद है कि अब रेगुलर रहूँगा क्योंकि अब टाइम भी ज़रा मेरे पास अवेलेबल है। लास्ट टाइम टाइम भी ज़रा कम होता था। अच्छा, एनीवेज, इफ़ एल्स को ज़रा करते हैं स्टार्ट और इसको इस तरह मैं यूँ समझाऊंगा कि इफ़ कंडीशन में क्या होता था कि अगर कोई जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता था। लेकिन इफ़ एल्स के केस में क्या है कि अगर आपको कोई इस तरह का काम आ जाता है कि आपने कोई कंडीशन चेक की और वो कंडीशन फॉल्स है और उसके फॉल्स होने पे कोई काम आप करवाना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट बैलेंस के नाम से ले लेता हूँ और मैं एक लाइन प्रॉम्प्ट कराता हूँ कि एंटर एनी बैलेंस। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे ऐसे, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि काफ़ी यूज़र्स को ना ये तंगी आती होगी कि कोटेशन मार्क के ना आपने अगर राइट में जाना हो तो यहाँ तो एरो की इसका आप लोग इस्तेमाल करते होगे, यहाँ तो क्या कहते हैं माउस से जाके फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हो। तो इसका एक हल ये है कि आप एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का नाम है टैब आउट के नाम से। इस टैब आउट को डाउनलोड कर लो। ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर लेने के बाद जैसे ही आप किसी भी वर्ड के बाद आप टैब दबाओगे ना तो वो क्या कहते हैं उससे नेक्स्ट क्या कहते हैं कर्सर को मूव करा देगा राइट पे। और ये नॉर्मल करेक्टर्स के साथ नहीं होगा। तो ये जस्ट कोटेशंस या जहाँ पे ज़रूरत होती है ना तो ये वहीं पे होता है। तो काफ़ी फ़ायदा है इस चीज़ का, तो आप इसको देख सकते हैं। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ और इधर आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं कंडीशन अपनी लगाता हूँ कि अगर बैलेंस जो है 50,000 से ग्रेटर है, ठीक है, तो मैं उस पे जो है इंटरेस्ट रेट की एक वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, मैं यहाँ पे एक डबल डेटा टाइप से इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूजुअली पॉइंट्स के अंदर होता है, डेसिमल वैल्यूज होती हैं। तो मैं इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो है वो सेट कर दूंगा 0.07। ठीक है। और अगर मैं जो क्या कहते हैं बैलेंस है वो 50,000 से ग्रेटर ना हो तो उस केस में एल्स का कोई पार्ट आएगा, मतलब कि अगर ना हो कंडीशन फुलफिल तो उसके ऑपोजिट साइड पे हमने क्या काम करवाना है। तो हम किस तरह लिखेंगे, हम एल्स का कीवर्ड लिखेंगे और बाद में उसका एल्स का ब्लॉक आ जाएगा और उसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट में सेट कर देता हूँ कि 0.05। और बाद में मैं क्योंकि अभी इसको रन करूँगा ना अगर, तो मैं इसको अगर रन करूं तो फ़र्क कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे भूल गया कि हमने वैल्यू ही नहीं यूज़र से ली। यूज़र से वैल्यू लेंगे तो उसको कंपेयर करवाएंगे ना, तो ये मिस्टेक्स हो जाती होती हैं, तो आपके साथ भी हो सकती हैं। अच्छा, अब बैलेंस बेसिकली यहाँ पे मैं अगर डाल दूँ 50,000 जो कि ग्रेटर नहीं है वैसे, तो यहाँ पे वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराएगा। ये मैंने जान के किया क्योंकि हमने कुछ भी डिस्प्ले या यूज़र को नहीं दिखाया, हमने जस्ट बैकएंड पे ही वैल्यूज़ को सेट कर दिया था। अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करा दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। द इंटरेस्ट रेट इज़, और फिर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा लेते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और एल्स केस के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा, वो मेरे से पूछता है, मैं 50,000 डालता हूँ, 50,000 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50,000, जिसकी वजह से वो एल्स का केस चलाता है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। तो वो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को ये सेट कर देता है और इसकी वैल्यू जो आपके सामने डिस्प्ले होती है वो भी क्या होती है, 0.05। लेकिन अगर मैं सेम प्रोग्राम पे 50,001 डाल दूँ तो देख लो आपके पास 0.07 क्या कहते हैं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक छोटा सा यूज़ केस था इफ़ एल्स का। अब मैं आगे जाता हूँ इससे फर्दर ऑन इफ़ एल्स इफ़ की तरफ। लेकिन उससे पहले जाने के लिए मैं उसको यूं कंटिन्यू करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो कि अगर बैलेंस 50,000 से ग्रेटर है तो ये इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, अगर बैलेंस 40,000 से ग्रेटर है तो ये 0.05 वाला इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर बैलेंस क्या कहते हैं लेस देन 20,000 है तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो इस तरह मल्टीपल अगर आपने कंडीशन लगानी है तो वो किस तरह लगा सकते हैं, वो यूँ लगा सकते हैं कि इसको मैं कैंसिल करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप अगर ये फुलफिल नहीं होता तो आप एल्स के अंदर आके एक और कंडीशन लगा देंगे कि ए एल्स के अंदर, वरना अगर बैलेंस को चेक करे वो ग्रेटर है किससे 40,000 से, तो क्या करे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को 0.05 कर दे सेट, और जो डिस्प्ले करा दे वो भी 0.05 करा दे। लेकिन
एक और कंडीशन लगानी है तो फिर वो उसका एल्स केस आ जाएगा। उस एल्स केस के अंदर क्या लगाते हैं, अगर ये भी फुलफिल नहीं होता तो उसके अंदर मैं लगाता हूँ जी बैलेंस अगर लेस देन है 20,000। मैं सिर्फ अभी तीन कंडीशंस भी रहता हूँ, नहीं तो वो आपको थोड़ा और जितना हम नेस्टेड करते जाएंगे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा स्टार्टिंग लेवल पे, लेकिन जिस तरह आप लाइन बाय लाइन देखेंगे ना तो आपको इतना इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो सेट कर देता हूँ, और सिंपली क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू तो मैं 0.0 कह देता हूँ। ठीक हो गया। और अगर इसको सेव करके मैं रन करूँ तो कभी बार आप लोग सेव करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी एरर्स आपको आ रहे हैं, तो देखा करें कि आपने सेव वगैरह किया है ना अपने प्रोग्राम को। और अगर इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करा दूँ तो मैंने एक वेरिएबल बैलेंस लिया, मैंने एक डबल इंटरेस्ट रेट का वेरिएबल लिया है, मैंने बैलेंस यूज़र से प्रॉम्प्ट करवा के उसको एंटर करवाया वेरिएबल के अंदर, और बाद में कंपेयर कर रहा हूँ आइदर उसकी वैल्यू 50,000 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर तो है वो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू 0.07 सेट कर देगा, क्योंकि ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने बड़ा डिटेल में समझाया था असाइनमेंट और कंपैरिजन इक्वल टू ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंस। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट देखते हो आप, ये वैल्यू हमेशा इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती है। ये वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई है, और बाद में हम उस वैल्यू को सिंपली क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये जो इफ़ का ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा, फिर किसका ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। हम एल्स के ब्लॉक के अंदर आते हैं, एल्स के ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं तो इफ़ की कंडीशन है, तो चेक करता है क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो वो इसको चलाएगा और इसके एल्स को स्किप कर देगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इसके अपने एल्स के ब्लॉक के अंदर जाएगा, उसको अपने एल्स के ब्लॉक के अंदर जाएगा तो वो इस चीज़ को चेक करेगा। अब अगर ये ट्रू है तो वो इसको रन करेगा, वरना कुछ भी नहीं हो रहा तो वो बाहर आ जाएगा सिंपली सारों से। और अगर मैं अब इसको रन करूं और मैं डालूं क्या कहते हैं वैल्यू, मैं सामने रखना चाह रहा हूँ ये जितनी भी कंडीशन है ताकि आपको समझ आए। मैं डाल दूं अगर वैल्यू ग्रेटर देन 40,000 तो मैं डालता हूँ 45,000, तो देखो 0.05 है क्योंकि बैलेंस 40,000 से ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करूं और वैल्यू डाल दूं 15,000 जो कि 20,000 से लेस है, तो इंटरेस्ट रेट क्या आ गया है, ज़ीरो। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि साइंटेक्स का ना थोड़ा सा समझते हुए आपको, क्योंकि नेस्टेड हम काफ़ी कर रहे हैं तो समझते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं इजीनेस के लिए ना, हाँ इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़रा जस्ट साइंटेक्स को बेहतर कर सकता है, तरीका यही है मतलब कि समझने का, बस उसको बेहतर वे में लिखा जा सकता है। वो क्या है कि आप एल्स के ब्लॉक के अंदर जाके कंडीशन लिखते थे, आप इसी के आगे इफ लगा के कंडीशन लिख सकते हो। क्या, अगर बैलेंस ग्रेटर देन एफ क्या 40,000 से, तो इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू है वो सेट कर दे 0.05, और सिंपली मैं को डिस्प्ले करा लूँगा। इसी तरह अगर एल्स इफ लगा के मैं एक तीसरी कंडीशन भी दे सकता हूँ कि बैलेंस लेस देन है क्या इससे 20,000 से, तो सिंपली मैं इन दोनों चीज़ों को मैं दोबारा डिस्प्ले करा लूँगा, और इस केस के अंदर मैं जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो सेट कर दूँगा। और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो सेम वही चीज़ होगी, मैं इधर अगर 15,000 डालूँगा तो इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। तो ये बेसिकली काम था इफ एल्स इफ का। तो आई होप सो मैंने काफ़ी क्या कहते हैं आपको समझाया कि उसको वैसे किस तरह लिखा जा सकता है और उसको इजी वे में किस तरह लिखा जा सकता है। अब ये वे जो आप डायरेक्ट देख के समझ आ रही है, और इसको मैं अगर कंट्रोल जी करके बैक जाऊँ तो आपके सामने ही है। ये थोड़ा सा नेस्टेड आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है एज़ कम्पेयर टू वो वाला वे जो ये इफ एल्स इफ का है बेसिकली। तो ये मैं कैसे वापस ला रहा हूँ, ये कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ, तो इतनी तो आपको बेसिक कमांड्स का सारों को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैंने आज बता दी है। ठीक है। अब ये हो गया इफ एल्स इफ को, ठीक हो गया। अब इफ एल्स इफ को मैं एक और तरीके पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इफ एल्स इफ का ना एक और फ़ायदा है कि वो ये फ़ायदा है कि इफ एल्स इफ चेक करता है कि जब भी कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना सिर्फ वो रन होती है और बाकी जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने अगर 15,000 डाली थी तो वो इसको चेक करता है फॉल्स है, वो इधर इसको चेक करता है फॉल्स है, वो इसको चेक करता है ट्रू है तो इसको रन करेगा और आगे चेक नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करो ये वाली दरमियान वाली ट्रू हो जाती है तो ये पहला भी क्योंकि फॉल्स है वो तो स्किप हो गया, लेकिन ये जो बाद वाला ब्लॉक है वो भी स्किप हो जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो अगर मैं डाल दूँ 45,000 वैल्यू तो देखो 0.05, और बाद वाला वो देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट स्किप कर देगा। ठीक हो गया। और इफ एल्स इफ के अंदर आप जिस तरह इफ के अंदर एल्स डालते थे इसके अंदर भी एल्स केस डाल सकते हो कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो
तो आप एल्स केस भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, तो एल्स केस एग्जीक्यूटेड। ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर सेव करके रन करूँ, और कौन सी वैल्यू है जो कि 20,000 से ग्रेटर और 40,000 से लेस, हमने कोई भी केस नहीं डाला। तो देखो एल्स केस एग्जीक्यूट हो गया। तो आप इफ एल्स इफ के अंदर भी एल्स केस लगा सकते हो। अच्छा, अब इसको मैं एक और छोटा सा प्रोग्राम करा सकता हूँ कि ताकि उसको करा दूँ का, तो जो दूसरा प्रोग्राम है ना उसको समझने में ईजी होगी। या बल्कि मैं उसकी तरफ मूव कर जाता हूँ। इफ एल्स इफ को ना ज़रा एक और तरीका है करने में, जिसको कहा जाता है स्विच स्टेटमेंट्स बेसिकली। ठीक है। तो मैं स्विच स्टेटमेंट को करवाने जा रहा हूँ अब आगे कवर। उसमें ही होता है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट मंथ के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, और प्रॉम्प्ट कराता हूँ यूज़र से कि एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 12। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे स्विच, हम कंडीशन लगाते थे ना, जिस तरह इफ कंडीशन में पहले उसके थ्रू करा दूँ, फिर स्विच स्टेटमेंट में जाऊँगा ना तो इजी हो जाएगा। तो इफ कंडीशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ इफ नंबर क्या कहते हैं, जो वैल्यू है उसकी क्या है, 1 है। तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा दिस मंथ इज जनवरी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से एल्स इफ नंबर जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा कि दिस मंथ इज फेब्रुअरी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से एल्स इफ नंबर बराबर है 3 के, मैं डिस्प्ले करा दूंगा दिस मंथ इज मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। और फिर इसी तरीका एल्स केस में एक लगा देता हूँ, मैं सारे नहीं लिख रहा, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ कि एल्स केस एग्जीक्यूटेड। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी जगह एल्स केस कभी कभार मदद कर देते हैं कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ना ट्रू हो रही हो, तो क्योंकि आपने जो कंडीशन है वो सही नहीं लगाई होती या उसके अंदर लॉजिक सही से सेट नहीं की होती, तो वो तंग करता है। तो आपको एल्स केस बता देता है कि आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इस जिस वजह से आपने कोई लॉजिकल एरर किया हो सकता है। तो एल्स केस इसके अंदर भी आपकी काफ़ी मदद करता है। एनीवेज, मैंने फिर यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने जो नंबर है उसके अंदर यूज़र्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कराया। मैंने डिस्प्ले तो करा दिया कि एंटर करो, लेकिन मैं ले नहीं रहा था। अच्छा जी, अब मैं इसको रन करूँगा, तो वो मेरे से 1 से 12 के अंदर कोई नंबर मांगता है, तो फॉर एग्जांपल मैं 2 डाल देता हूँ, तो दिस मंथ इज़ फेब्रुअरी। मैंने आपको एक और इफ एल्स इफ का बेसिकली प्रोग्राम बना के दिखा दिया है। ऐसे ही है। अब इसको बेसिकली एक और तरीका है लिखने का, वो है स्विच स्टेटमेंट। उसके अंदर क्या होता है कि आपने स्विच लिखना होता है, और स्विच की आगे जिस तरह इफ के आगे आप 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, तो उसके अंदर सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो, और उसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे। अब कंडीशन हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखनी, हमने वो वेरिएबल या वो कंडीशन लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें हम बेसिकली इवेल्युएट कर रहे होंगे कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये काम करना है, अगर ये आ रही है आंसर में तो ये काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि काम कर रहे हैं नंबर की वैल्यू के ऊपर, कि अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो वो जनवरी प्रिंट कराएगा, अगर नंबर की वैल्यू 2 है तो फेब्रुअरी प्रिंट कराएगा। इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो जो कंट्रोलर है वो क्या है, ये नंबर वेरिएबल है। तो स्विच हम किसको चेक कर रहे हैं, नंबर को, तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आएगी, और बाद में फिर उसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिफरेंट केसेस बनाते हैं। केस के आगे जो आप लिखते हो ना वो नंबर होता है, मतलब कि अगर वो जो कंडीशन है उसका आंसर ये है, तो उस केस में आपने क्या चीज़ रन करानी है, तो आप यूँ लिखोगे केस 1, आगे कॉलन लगाते हो, ये साइंटेक्स है, ये क्या है, साइंटेक्स है। जिस तरह इफ कंडीशन को लिखने का साइंटेक्स होता था ना, कि आपने इफ लिखा, उसकी राउंड ब्रैकेट्स लगाई और इस तरह यहाँ पे भी साइंटेक्स है कि आप पहले स्विच लिखते हो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जिस क्या कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को, यहाँ आपने वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना था वो आते हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डिफरेंट केसेस बनाते हो कि केस 1, कि अगर केस 1 से मुराद ये नहीं कि पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये नहीं, वो चेक कर रहा है कि आइदर जो कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन या फिर आपने वहाँ पे डाली है, उसकी वैल्यू 1 है कि 2 है, कि यहाँ जो भी आपने बेसिकली बनाया है। तो अगर तो उसकी वैल्यू 1 है तो उस कहाँ पे आपने उस क्या कहते हैं तरीके में आपने क्या काम कराना है, तो आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ कि दिस मंथ इज जनवरी। ठीक हो गया।
और अगर वैल्यू टू आ जाती है, मतलब केस टू आ जाएगा, तो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ दिस मंथ इज फेब्रुअरी। ठीक हो गया। और इस तरीके से अब यहाँ पे एक मैंने जानबूझ के गलती की है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे टी कैपिटल कर रहा हूँ और इसको रन करूँ, तो मैं यहाँ पे अगर टू डालता हूँ तो देखो वो मुझे कह रहा है दिस मंथ इज फेब्रुअरी, रन हो रहा है। क्यों? वैल्यू टू थी, तो वो टू किसके साथ मैच हो रही थी? इस केस के साथ, क्योंकि इधर मैंने टू डाला था। तो इसको रन करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा मैंने जो बात करनी थी वो ये बात करनी थी कि जो स्विच स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर कोई केस रन हो जाता है तो उसके बाद एक चीज़ डालनी होती है जिसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जब आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ ट्रू हो गई, रन कर लिया, तो उससे स्विच स्टेटमेंट से बाहर भी तो निकलना है। उस बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं ना डालेंगे तो वो क्या करेगा कि वो केस वन को रन करेगा, साथ ही केस टू भी, और नीचे जितने केसेस आ रहे होंगे उनको भी रन कर देगा। मैं यहाँ पे एक और केस बना देता हूँ, केस थ्री, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ दिस मंथ इज मार्च। ठीक हो गया। और मैं अगर अब इसको रन करूँ विदाउट एनी ब्रेक स्टेटमेंट और मैं वन डालूंगा, तो देखो दिस मंथ इज जनवरी, दिस मंथ इज फेब्रुअरी, दिस मंथ इज मार्च, उसने सारों को डिस्प्ले करा दिया। और मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल के एक न्यू लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको रन करूंगा सेव करके, तो सिंपली मैं वन डालूंगा तो स्टिल वही है कि मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च सारे डिस्प्ले हो रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल दूंगा हर जगह पे, और इसका एक और तरीका भी है, अगर आप क्या करें, मैंने कहा है कि और दबाएं और मल्टीपल जगह पे क्लिक करें तो वो मल्टीपल कर्सेस बन जाते हैं। ठीक हो गया। और मैं फिर यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा था, ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसको अगर मैं क्या कहते हैं रन करूं और मैं वन डालूं, तो सिर्फ वो जो केस मैच कर रहा था वही रन होगा, बाकी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसा इफ एल्स इफ के अंदर होता था ना, क्या कहते हैं कि एल्स केस होता था कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो एल्स केस चल जाए। इधर भी आप कुछ लगा सकते हो, उसका नाम है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि अगर कोई भी केस मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट केस एक हो। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है, मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। ठीक हो गया। और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मैं डालता हूँ फॉर, जो मैंने कोई भी एक केस नहीं बनाया होता, तो देखो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये स्विच स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी।